अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने के लिए आई हूँ और ये स्टोरी किसी और की नहीं, ये स्टोरी मेरी अपनी है। और मेरी स्टोरी ये है कि मेरा शेंजन से जो है वो 2 दफ़ा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ और ये मेरे लिए बहुत ही तकलीफ़ की बात थी। अगर तो कोई फ़्रेश ट्रैवलर हो, फ़र्स्ट टाइम उसने वीज़ा अप्लाई किया हो और उसका रिफ्यूज़ हो जाए तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट माइंडसेट होता है। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसने बहुत इंटरनेशनल ट्रैवल किया हो और उसके पास वैलिड वीज़ाज़ भी हों, तो उसके लिए बड़ी ये तकलीफ़ दह बात होती है कि ये क्यों ऐसे रिफ्यूज़ हो गया और ऐसी क्या चीज़ हुई जो वीज़ा ऑफिसर को हम सेटिस्फाई नहीं कर सके, जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। मैंने वीज़ा अप्लाई किया था फ्रांस से और उसकी अपॉइंटमेंट ली। विद इन अ वीक हमें अपॉइंटमेंट मिली। डॉक्यूमेंट्स मेरे रेडी थे क्योंकि मैं ट्रैवल करती रहती हूँ, वीज़ाज़ मैं लगवाती रहती हूँ, तो मैं अपनी चीज़ें सारी जो है वो लाइन अप रखती हूँ। तो सबमिशन करवाई इस्लामाबाद एम्बेसी जाके और तकरीबन 15 वर्किंग डेज़ के बाद जो है ना वो एजी ऑफिस से कॉल आई कि आप अपना जो है ना वो पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। और आई वॉज सुपर एक्साइटेड कि भाई अब जो है वो मुझे मेरा पासपोर्ट मिल जाएगा और वीज़ा लगा होगा और मैंने ये घूमना और मैंने वो घूमना है। बड़ी प्लानिंग मैंने अपने माइंड में की हुई थी कि ये करेंगे, ये करना है, वो करना है। लेकिन वो जिस वक्त मेरे पास पार्सल आया और मैंने उसको खोला और उसमें वीज़ा नहीं था, तो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी उस वक़्त मैं। तो उस टाइम पे फिर मैंने ये सोचा कि हाँ ठीक है, रिफ्यूज़ल आना कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, कहीं पे शायद मेरे से कोई गलती हो गई। इन चीज़ों को मुझे दोबारा से जो है ना वो लुक आफ्टर करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और उसके बाद मैं दोबारा से वीज़ा अप्लाई करूँगी। और फिर मैंने ये भी सोचा कि मैं इसको किसी और एम्बेसी के थ्रू प्रोसेस कर लूँगी, स्पेन से कर लूँगी, नीदरलैंड से कर लूँगी, कहीं और से कर लूँगी, क्योंकि ये सारे आपस में डाटा तो शेयर करते हैं। लेकिन मुझे ये एक बात पता थी कि हर एम्बेसी जो है ना उसका क्राइटेरिया अपना होता है आपकी फ़ाइल को जज करने का। तो हो सकता है कि कोई और जो कंट्री है वो किसी और तरह से इसको जज करे और मुझे वीज़ा ग्रांट हो जाए। इसको थोड़ा सा मैंने टाइम दिया, थोड़ा सा इसके ऊपर वर्कआउट किया, चीज़ें की और बट आई रियलाइज़ कि नहीं, मुझे फ़्रांस से ही दोबारा वीज़ा अप्लाई करना है। ये मेरे अंदर कोई कीड़ा हुआ कि नहीं, वीज़ा अप्लाई दोबारा फ़्रांस से ही करना है। एनीवेज़ दोबारा से सारा प्रोसेस किया, अपॉइंटमेंट बुक की, वेट किया अपनी अपॉइंटमेंट का, डॉक्यूमेंटेशन रेडी की, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके, फ़ाइल रेडी करके उस दिन जब मैं इस्लामाबाद गई सबमिशन के लिए, इतनी तेज़ बारिश थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बाय चांस मैंने उसको मुझे आइडिया तो नहीं था कि उस दिन बारिश हो जाएगी, लेकिन मैंने फॉर द सेफ साइड पता नहीं क्यों उसको इन्वेलप में भी पैक करके और फिर प्लास्टिक बैग में भी पैक कर लिया डॉक्यूमेंट्स को। खैर जब हम वहाँ गए, बहुत तेज़ बारिश के बाद हम वहाँ पहुँच गए और जाके सबमिशन करवाई अपनी। फ्रांस एम्बेसी का आपको पता है कि वो इंटरव्यू लेता है। हम गए, जाके डॉक्यूमेंट की सबमिशन करवाई, उसने इंटरव्यू किया। और एक मैं उसमें बात आपको बताऊं कि उसके फॉर्म में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि आपका प्रीवियसली वीज़ा रिफ्यूज़्ड है। सिर्फ वो आपसे ये पूछते हैं कि आपका बायोमेट्रिक कब हुआ था। तो ये वहाँ पे हमसे जो है ना सवाल किया गया कि आपका रिफ्यूज़ कब हुआ था। एनीवेज़ उस टाइम पे मैंने इंटरव्यू को जो है ना बड़ा गौर से देखा कि क्या सवाल करें, क्या कर रहे हैं। और वीज़ा ऑफिसर ने भी बड़ी डिटेल से मेरी फ़ाइल चेक की, हर चीज़, डॉक्यूमेंट सारे चेक किए, सारा कुछ करके फ़ीस ली। फ़ीस 28,000 समथिंग फ़ीस थी उस वक़्त। आप जो अपॉइंटमेंट लेटर लेते हैं ना उसके ऊपर फ़ीस भी लिखी होती है कि कितनी आपने एग्जैक्टली लेकर जानी है। इसके अलावा उसके ऊपर एक लिंक होता है जिससे आपने अपना फॉर्म फिल करना होता है, जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है जब आप एजी के ऑफिस जाते हैं। तो वो एग्जैक्टली उतनी फ़ीस ही उन्होंने लेनी होती है, एक्सचेंज वगैरह वो नहीं करते। तो आपने जब भी जाना है अपनी उतनी फ़ीस साथ लेकर जानी है। खैर दोबारा से केस सबमिट करवाया और बड़ी अल्लाह ताला से दुआ की कि इस दफ़ा जो है ना वो वीज़ा अप्रूव हो जाए। सेम प्रोसेस हुआ और तकरीबन 14th डे पर कॉल आई कि जी आप आके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। और इस दफ़ा तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, सुपर डुपर से भी ऊपर की कोई एक्साइटेड थी कि जी इस दफ़ा मेरा वीज़ा लग गया और बस अब बात सारी ख़त्म हो गई। जब दोबारा से उसको खोला इनवेलप को, उसमें से फिर रिफ्यूज़ल निकला, तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। अब शायद मेरे माइंड में ये बात थी, मैंने किसी वक्त चेक किया हो या कि कोई टिकटॉक मेरी नज़र से गुजरा हो या कोई ऐसी चीज़ थी जिससे मेरे माइंड में ये था कि अगर आपका वीज़ा 3 दफ़ा यूरोप रिफ्यूज़ कर दे तो वो उसके बाद आपको बैन कर देता है, आप वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। शायद मेरी कोई मिथ हो या मैंने कुछ ऐसा देखा हो, मुझे एग्जैक्टली इस वक्त याद नहीं।
तो मुझे बहुत ही अफ़सोस हुआ। और पाकिस्तान से इस वक्त अगर आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप भूल जाएं कि 3-4 महीने तक आपका पासपोर्ट वापस आएगा। बहुत ही रेयर केसेस मैंने सुने हैं जिसके अंदर जो है ना वो पासपोर्ट जल्दी वापस आया, वरना अदरवाइज़ इतना टाइम तो लग ही रहा है। फिर सोचा कि अच्छा थोड़ा टाइम गुजारूंगी, स्पेन से अप्लाई कर लूँगी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अपने दोनों केसेस को जो है ना वो देखूं कि मैंने वहाँ क्या सबमिट करवाया था, दूसरी दफ़ा मैंने क्या बोला। वेरी क्लियर, एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर। रिक्वेस्ट लेटर, रेस्ट ऑफ द लेटर्स, बैंक स्टेटमेंट्स, एवरीथिंग, हर चीज़ बिल्कुल ठीक थी। फॉर्म बिल्कुल ठीक था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसपे जब मैं अपने आप को एज अ वीज़ा ऑफिसर रख के ये सारा कुछ देख रही थी तो मुझे तो उसमें कोई ऐसी चीज़ लग रही थी कि भाई मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ होना चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मैं इसकी अपील ज़रूर करूँगी। अच्छा, अब क्या हुआ कि मैंने ये डिसाइड किया कि इसकी अपील ज़रूर करूँगी और मैंने उसको लिखना स्टार्ट कर दिया। और मैंने एक बहुत ही अच्छा सा लेटर ड्राफ्ट किया और उसके बाद मैंने कोई 2-3 दिन लगाए उसके ऊपर लेटर को ड्राफ्ट करने में, और उसके बाद मैंने एम्बेसी को जो है ना वो ईमेल कर दी। अब मेरा ये ख़्याल था कि फ़्रांस का जब रिफ्यूज़ल आता है ना तो उसके रिफ्यूज़ल लेटर के नीचे डिटेल्स में मेंशन होता है कि आपने अपना ये रिफ्यूज़ल लेटर और आपका जो रिक्वेस्ट लेटर है और कोई और डॉक्यूमेंट जो है वो आपने अटैच करके ना फ़्रांस के एड्रेस पे आई थिंक मेल करना होता है या TCS करना होता है। तो मैंने ये सोचा कि इसको मैं उधर TCS वगैरह तो करवा देती हूँ, डॉक्यूमेंट दोबारा से फ़ाइल दोबारा रेडी करके इसमें अटैच करके सब करवा देती हूँ, लेकिन मुझे अपील ज़रूर करनी चाहिए। और मैंने एम्बेसी को ईमेल भी कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि एम्बेसी का ईमेल पे रिस्पॉन्स ये आया कि आपने लास्ट वीज़ा कब अप्लाई किया था। उसके बाद एम्बेसी ने कोई बात नहीं की और तकरीबन इसके बाद भी 15 दिन गुजर गए, 14-15 दिन दोबारा गुजर गए कि कोई रिस्पांस नहीं आया। और क्योंकि आपका अपील का जो है जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं TCS के थ्रू या मेल के थ्रू, वो लेते हैं उसके लिए टाइम होता है आपके पास 30 डेज़ का। तो बस मैं अब चीज़ें कंपाइल कर रही थी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी और चीज़ों के साथ, तो मैंने कहा बस इसको कंप्लीट करके जो है ना मैं भिजवाती हूँ। तो उस टाइम पर जो है वो मुझे पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आई। अपील करने के रिज़ल्ट में पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आई और मैं आपको उस वक़्त अपनी खुशी की इंतहा नहीं बता सकती कि मैंने जितनी मेहनत की थी अपने केस के साथ, उसको स्टडी करने में, उसको सेटल करने में, वीज़ा ऑफिसर को अंडरस्टैंड करवाने में, वो उस वक़्त मेरी सारी जो है ना मेहनत पूरी हो गई। फिर उसके बाद जो है वो जाके AG के थ्रू ही उन्होंने मेरे से पासपोर्ट मंगवाया दोबारा। AG में जाके मैंने पासपोर्ट सबमिट किया और तकरीबन 3 to 4 डेज़ के अंदर जो है ना वो स्टिकर होके पासपोर्ट वापस आया। और मैं आपको अपनी खुशी की इंतहा नहीं बता सकती। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुझे कुछ तो टेंशन ये थी कि अब अगर ये तीसरी दफ़ा मैं अप्लाई करूँ और उसमें रिफ्यूज़ल आ जाए तो फिर मैं क्या करूँगी, अगर मैं ब्लैक लिस्ट हो गई फिर मैं क्या करूँगी। इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही थी। लेकिन हमेशा ये बात याद रखें कि जब आप एक किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करते हैं, सही ध्यान से समझ के चीज़ को करते हैं ना, तो वो कभी भी आपकी चीज़ या मेहनत ज़ाया नहीं होती। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो आपको जो है ना पे बैक करती है। इसके अंदर क्या चीज़ है कि आप जब भी अपनी फ़ाइल रेडी करते हैं अपनी डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से देखा करें, और स्पेशली जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी होटल बुकिंग, आपकी टिकट, आपका ट्रैवल प्लान या आइटनरी जो आप उस कंट्री के लिए दे रहे होते हैं। जैसे अगर आप कोई भी कंट्री ले लें, फ्रांस ले लें, स्पेन ले लें, कोई भी कंट्री अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप उन लोगों को ये लिख देंगे कि जी मैं आपके कंट्री में भी आऊँगा और मैं साथ वाले कंट्री में भी जाऊँगा, तो ऑब्वियसली वो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप स्पेसिफ़िकली इस बात पर रहेंगे कि जी मैं आपकी कंट्री आऊँगा और मैं यहाँ से ही एग्ज़िट करके वापस आ जाऊँगा, और साथ में आप उनको एविडेंस दें, आप जो भी करते हैं, आप एम्प्लॉय हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आपका प्रीवियस ट्रैवल प्रूफ क्या है, जब आप ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं ना, वीज़ा ऑफिसर को जब आप अच्छे से सेटिस्फाइड करते हैं कि जी मैं ट्रैवल करूँगा, मैं वापस आऊँगा, ये बिज़नेस कर रहा हूँ, इसको मेरी ज़रूरत है, या मैं ये जॉब करता हूँ तो मैंने यहाँ आके इसको जो है कंटिन्यू करना है, तो वो इन चीज़ों को वेटेज देते हैं।
अब बात करें कि अपील की, तो अपील आपका राइट है। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और आप उस पर अपील करना चाहते हैं, बिल्कुल आपका राइट है, लेकिन आपने ख़ुद भी थोड़ा सा ये जज करना है कि आपका केस क्या है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जब आप वीज़ा ऑफिसर को दोबारा ये रिक्वेस्ट करते हैं अपील की कि इसको रिकन्सिडर करो, ये मेरी अपील है, इसको सुनो कि भाई मैं जो कह रहा हूँ या जो मैं कह रही हूँ मैं ठीक कह रही हूँ, उसको एविडेंस प्रोवाइड करो, तो आपका जो है ना वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं। अपील करने का मतलब ये नहीं है कि हर केस के अंदर वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे। अपील करने का मतलब ये है कि आपके पास चांस है। हर केस को अपील में वो अप्रूव नहीं करते, लेकिन अगर आपकी जेन्युइनली ट्रैवल हिस्ट्री है, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर है, तो वो ज़रूर इसको कंसीडर करते हैं। और आने वाले दिनों में अब मैं जो है वो सारी सीरीज़ बनाऊंगी यूरोप के डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, और इसका आपने फॉर्म कैसे फ़िल करना है, इसकी आपने ट्रैवल आइटनरी कैसे बनानी है, किस तरह से आप वीज़ा ऑफिसर को अपने डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू सेटिस्फाइड कर सकते हैं ताकि आपका वीज़ा ग्रांट हो सके। बिकॉज़ अगर आपका शेंजन का वीज़ा मिलता है आपको, तो इसका मतलब कि आपको 26-27 कंट्रीज़ का वीज़ा मिल जाता है। सबसे बड़ा वीज़ा मुझे लगा ये। तो आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ और चीज़ें शेयर करूँगी, और अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसको लाइक्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।